मैं सिक्योरिटी गार्ड था। मेरी ड्यूटी रात को होता था। जिस घर में देखरेख करता था, उस घर का मालिक घर में अकेला रहता था। वो कम उम्र लड़कियों को लाता था और कहता कि इसके माँ बाप नहीं हैं, अब इसकी शादी मैं करवाऊंगा। और फिर 1 महीने के बाद वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। एक दिन एक छोटी उम्र की लड़की ले आया। उसने चेहरा ढका हुआ था। मेरी तरफ देखकर उसके आंसू निकल गए और रात को मुझे चैन नहीं आया और मैं मालिक के कमरे की तरफ चला गया। वहां देखा तो घर का मालिक मेरी सगी। मेरा नाम करण है। मैं एक बहुत ही अमीर बंदे के पास सिक्योरिटी गार्ड था। मेरे घर में बहुत ही गरीबी थी। मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। जब मेरी सबसे छोटी बेटी इस दुनिया में आई थी, तभी मेरी बीवी के प्राण निकल गए थे। मेरी एक बेटी बड़ी थी जिसका नाम सुनीता था। वहीं अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती थी। क्योंकि मेरा नाइट ड्यूटी होता था, मैंने जगह जगह काम किया और फिर आकर मेरी ड्यूटी एक बड़े आदमी के पास लग गया जिसका बहुत बड़ा बंगला था और उसने मुझे रात को साइड पर बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा भी बना कर दिया था। यानी उस घर में सर्दी में भी मैं वहां आराम से बैठ सकता था। मेरा काम करना आसान हो गया था। उस आदमी का नाम राजा था। यह शहर का बहुत बड़ा आदमी था। उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। उसकी कोई फैमिली नहीं थी। वो अकेला रहता था। मेरा काम रात को जागना होता था, इसलिए मुझे पता था कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसने मिलने के लिए उनके दोस्त और कारोबार लोग ही आया करते थे। एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गया और सुबह ये बात मैं पूछना चाह रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछूं। मैंने देखा कि रात के टाइम एक जवान और खूबसूरत लड़की को गाड़ी से लाया गया और वह अंदर चली गई है। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह बहुत उदास थी, लेकिन उसके बाद वो लड़की बाहर ना आई और अभी तक अंदर ही थी। सेठ साहब को देर तक सोने की आदत थी। मैंने माली से पूछा, यार ये क्या चक्कर है, ये लड़की कौन थी? सेठ साहब के रिश्तेदार तो नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने तो सुना है कि उनका कोई इस दुनिया में नहीं है। माली ने कहा कि हाँ, ये कोई गरीब और परेशान लड़की होगी। शक्ल और कपड़ों से तो ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा कि गरीब और लाचार लड़की का सेठ साहब के साथ क्या काम है? तो माली ने कहा कि मुझे नहीं पता है, तुम भी अपने काम से काम रखो। सेठ साहब बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। मैं माली हूँ और तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन देखो अपनी और मेरी पगार को, हम दोनों को कितनी पगार मिलती है। इतनी पगार तो कोई पढ़ा लिखा आदमी भी ना कमाता होगा और हमें यहाँ पर छोटे मोटे काम करने को मिल जाते हैं। मैं इधर से थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ। तुम्हारा काम तो वैसे भी बैठने का है। दिन भर तुम सोते हो, रात को जागते हो, खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह की बातों में पड़कर अपनी अपनी नौकरी को हाथ से गवा मत बैठना। माली ठीक बात कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। और 2 हफ्ते के बाद भी यही हुआ। एक मासूम सी लड़की को लाया गया और उसके बाद वह वहीं पर रहने लगी। लेकिन 1 महीने के बाद वो लड़की कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। वैसे शेर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे लिए रोज़ खाने में अच्छा पकवान होता था। जो वो अपने लिए पकाते थे, उनके घर के नौकर भी वही खाते थे। जो भी घर में पकता था, हम सबको वही खाने को मिलता। ऐसा नहीं था कि उनके लिए अच्छा खाना पकाया जाता है और हमारे लिए रखी सुखी। यहाँ पर नौकरी करने के लिए तो लोग मरते थे। सब कहते थे कि सेठ साहब सारा पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं किसी को नहीं पता था। जहाँ तक मुझे पता था, वो तो सारा दिन घर में ही सोते रहते थे। बड़े लोग थोड़ी ना कोई काम करने जाते हैं, उनके काम तो मोबाइल पर ही हो जाते हैं। काम करने के लिए उन्होंने लोग रखे होते थे। खुद वो सारा दिन आराम करते हैं और रात को रिपोर्ट लेते हैं कि काम हुआ या नहीं। इस बार जब लड़की को लाया गया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। सोचा कि क्या हो रहा है। इस दफ़ा लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब हालत में थी, डरी हुई और परेशान लग रही थी। ऐसा लगता था उसे कोई चोट लगी है, लंगड़ा कर चल रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मैंने साहब के नौकरों से पूछा कि इसको कहाँ लेकर जा रहे हो। इतने में सेठ साहब वहाँ आ गए और मैंने अपनी आवाज़ रोक ली। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या सवाल जवाब हो रहा है? तो आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं साहब जी, ये हमसे पूछ रहा था लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैं परेशान हो गया कि वह यही कहेंगे कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत
कि तुमने यह सवाल पूछा। सेठ साहब मेरे पास आए और बोले, हाँ क्या मसला है तुम्हें? मैंने कहा, कुछ नहीं साहब, ये लोग अंदर आ रहे थे, रात का वक्त है और यह मेरे काम का हिस्सा है, इसलिए मैं इनसे सवाल कर रहा था कि लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो। उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की सड़क से उठाई है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत ही मजबूर और मासूम है। दरअसल मैंने कुछ लोग रखे हुए हैं जो इस तरह की लड़कियों को तलाश करते हैं जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता और उनको इस घर में ले आते हैं। मैं सेठ साहब की बात बहुत गौर से सुन रहा था। वो खुद ही मुझे सफाइयाँ देने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों के आगे पीछे कोई नहीं होता, बेचारी सड़कों पर ही होती हैं तो उनकी इज्जत खराब होती है, इसलिए मैं उनको घर ले आता हूँ, कुछ दिन यहाँ पर काम करती हैं, फिर उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देकर उनकी शादी करवा देता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि सेठ साहब जो दुनिया भर में अच्छाई करते फिरते हैं, उनसे किसी बुराई की उम्मीद हो भी कैसे सकती है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, ये तो बड़ा ही पवित्र काम है, किसी किसी को इस तरह की अच्छाइयाँ करना नसीब होता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। सेठ साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, इसी अपना काम करते रहो। मैं जहाँ भी जाता था उसके साथ ही तो जाया करता था। वो कभी भी किसी ऐसी जगह पर नहीं गए थे जिसके बारे में सोचकर दिल में कोई सवाल आता। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? तो मैंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, घर में अकेले छोड़ के आना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। शेर साहब ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, आज अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी का ख्याल करते थे। जब मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई ले गया तो वह भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने सेठ साहब के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की। मैं ये नौकरी करके बहुत खुश था, यहाँ पर मुझे इज्जत की रोटी भी मिल रही थी और यह इंसान भी बहुत अच्छा था, सबका बहुत ख्याल रखता था। ऐसे इंसान के लिए काम करके इंसान को अच्छा लगता है और ख़ुद को छोटा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नौकर हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं भी एक मज़दूर हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी मुझ पर कोई मालिकों की तरह हुक्म नहीं चलाते थे। एक बार तो हमारी कार का एक्सीडेंट होने लगा और मैंने सेठ साहब की तरफ हाथ बढ़ाकर उनको बचा लिया, जबकि मेरा हाथ दरवाजे से लग गया और उस पर चोट लग गया। मैं अपना हाथ आगे ना करता तो सेठ साहब का कंधा शीशे से टकरा जाता और उनको चोट लग जाती। उन्होंने ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा किया कि तुम्हारी आंखें क्या बंद पड़ी हुई थी, ठीक से नहीं चला जा सकते। वो मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए, मेरी पट्टी करवाई, हॉस्पिटल का खर्चा दिया, मुझे कहा कि चाहो तो आराम करना, एक दिन काम पर नहीं आना। मेरा शुक्रिया अदा किया जो कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तो मुझे कुछ पैसे भी दिए गए कि जब तुम एक दिन नहीं जाओगे तो इन पैसों से अपने घर का राशन ले जाना। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल थी और उससे छोटी की 10 साल और एक छोटी बेटी 5 साल की थी। उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मुझे मेरी बड़ी बेटी सुनीता ने बताया कि यह स्कूल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। सेठ साहब के दिए हुए पैसों से ये सब कुछ हुआ था, वरना ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि सुनीता को तो मैंने स्कूल में दाखिल भी नहीं करवाया था। वो बेचारी अनपढ़ ही रह गई थी और घर में अपनी बहनों की देखभाल करती थी, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी बहनों को ज़रूर पढ़ाएगी, इसलिए बाकी बेटियों को स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था। उससे सुनीता के काम भी बढ़ गए, क्योंकि दोनों को सुबह जगाना पड़ता और फिर उनको तैयार करना होता था। लेकिन उसने कहा कि मैं सब कुछ करूँगी, अपनी बहनों को अनपढ़ नहीं रहने दूँगी, क्योंकि आजकल ज़माना अनपढ़ लोगों के लिए और भी ज़्यादा सख्त है। एक दिन मैंने एक बूढ़े आदमी को घर के आसपास मंडराते हुए देखा, बहुत ही परेशान था और उसकी आंखों से आंसू थे। बार बार बंगले की तरफ देख रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोक लिया और मैंने कहा कि बाबा जी क्या बात है, प्यास लगी है आपको तो पानी पिला देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी जवान बेटी नहीं मिल रही है और आखिरी बार मैंने उसको इस तरफ आते हुए देखा था। मैंने कहा आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं भी यहीं पे बैठा रहता हूँ, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा।
बाबा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर मारा फिर रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ कोई लड़की नजर आए तो उसको मेरे बारे में बता देना कि तुम्हारा बाप तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप परेशान नहीं हो। पापा जी बहुत मुश्किल में थे, उनको देखकर मेरा दिल बैठ गया। सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद करते। एक दिन सेठ साहब के खास आदमी रमेश को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि सेठ साहब उसे वक्त पर पैसे नहीं दे रहे हैं। कहने लगा कि मालिक साहब तो किसी को टाइम पर पैसे नहीं देते हैं। दिमाग घूम गया है उनका। मेरी उनके सिर पर सवार हो चुकी है। ऐसा मालिक किसी को भी नहीं मिले, अपना काम करवा लेता है और मेरी पेमेंट मुझे नहीं देता है। मैं सुनकर हैरान रह गया कि इतने अच्छे इंसान के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है ये शख्स। ये हर वक्त सेठ साहब के साथ रहता था, उनका फ़ोन पकड़ने से लेकर उनके सारे काम यहीं देखा करता था, और फिर भी उनके विरुद्ध इस तरह की बातें कर रहा था। जिसका नमक खाता है उसके ही बर्तन में छेद कर रहा है। मैं तो कभी भी सेठ साहब के बारे में इस तरह की बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सेठ साहब के अंदर कोई बुराई हो सकती है। लेकिन फिर जब मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं 2 दिन बाद काम पर आया तो एक रात कुछ अजीब सा हुआ। वो रात भी बहुत अजीब थी और मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। रात को मैंने देखा कि रमेश और सेठ साहब का एक और करीबी नौकर किसी लड़की को पकड़कर ला रहे थे। उसकी उम्र 14-15 साल होगी। उसने चेहरा ढक रखा था। जब भी लड़कियों को लाया जाता था वो बहुत डरी हुई होती थी। वो समझती थी शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फिर उनके साथ सेठ साहब बहुत अच्छा करते थे कि उनकी शादी करवा देते थे। इस दफ़ा ये लड़की बहुत रो रही थी। मैं कभी लड़कियों को नज़दीक नहीं जाता था, क्योंकि यह मेरा काम नहीं था। मैं दूर से ही देखा करता था। लेकिन आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसने मेरी तरफ देखा तो वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतनी बुरी तरह रो रही थी कि मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं 3 बेटियों का बाप था। पता नहीं किसकी बेटी थी, उसका बाप इस दुनिया में था भी या नहीं। मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उसको अंदर ले गए और वो बहुत रो रही थी, पर मुझे पता था कि बाद में ठीक हो जाएगी। मैंने पहले भी उससे लड़कियों को आते हुए देखा था और लड़कियां पहले भी इसी तरह रोती थी, डरी हुई भी होती थी। लेकिन पता नहीं इस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि जब से अंदर गई थी उसी के बारे में सोच रहा था। मेरा दिल बहुत उदास और परेशान हो चुका था। सारी रात मैं यूं ही बैठा रहा। कभी कभी मुझे नींद भी आ जाती थी, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बंगले में बिल्कुल खामोशी थी। सब लोग लगता है सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह सुबह जब घर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी दोनों बेटियां आंगन पर चारपाई पर सो रही थी। दरवाज़ा भी खुला हुआ था और मेरी बड़ी बेटी सुनीता घर में नहीं थी। मैं उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, हमने उसको बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी दूसरी नंबर वाली बेटी जाग गई। उसने मुझे बताया, दीदी रात को घर से निकली थी छोटी को बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि छोटी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, रो रही थी। आपको फ़ोन किया लेकिन आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए दीदी खुद ही बिस्कुट लेने के लिए चली गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये सब क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक एक बात आने लगी। उस दिन जो बाबा वहाँ पर पहुँचा था वो भी अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। वो लड़की भी हमारे आसपास के इलाके की थी, तब भी वो तलाश कर रहा था। और कल रात इस लड़की को लेकर रमेश गया था, वह भी कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी थी। उस लड़की का कद उम्र बिल्कुल मेरी सुनीता जितना ही था, और वो तभी मुझे देखकर रो रही थी, वरना इस टाइम वो और कहाँ हो सकती थी। इसका मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं थे कि ये बेसहारा मजबूर लड़कियों को नहीं पकड़ते थे, बल्कि ये लड़कियों को अगवा करते थे, और अगवा करके उनकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाते थे, बल्कि शायद उनके साथ कोई गलत काम किया करते थे। मेरा खून खौलने लगा। मैंने अपनी बंदूक उठाई
और सीधा साहब के बंगले की तरफ चल दिया। जाने से पहले मैंने अपनी बच्चियों को कहा कि अगर मैं वापस न आया अपने चाचा के घर चली जाना, क्योंकि जो करने जा रहा था वो कोई आसान काम नहीं था। मेरा खून खौल रहा था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। आज मैं सीधा ही बंगले के अंदर चला गया और सामने ही सेठ बैठा हुआ था। कहने लगा कि क्या हुआ, कोई ज़रूरी काम है? मैंने कहा कि सेठ साहब, रात को यहाँ पर एक लड़की को लाया गया था, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि बेचारी बड़ी डरी हुई लग रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो ऊपर वाले कमरे में ही है, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा तो फिर उसकी शादी करवा देंगे, बड़ी ही प्यारी लड़की है। मैंने अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया, मैंने हाथ पांव काँप रहे थे। इसका मतलब यह एक शैतान आदमी था। इसके नौकर जो इसके बारे में बुराई कर रहे थे वो झूठी नहीं थी, मेरी आंखों पर पट्टी पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह इंसान इस तरह का निकलेगा। जिसके बारे में बात कर रहा था वह मेरी बेटी थी, कोई और नहीं। और इससे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों को ऐसे ही अपने बंगले पर ला चुका था और लोगों को झूठ बोलता था कि मैं इनकी शादी करवा देता हूँ। लड़की 1 महीने बाद ना जाने कहाँ गायब हो जाती थी, या तो उनको जान से मरवा दिया जाता था या फिर कहीं बेच दिया जाता था। मैं उन बच्चियों को नहीं बचा सका, लेकिन अपनी बेटी को ज़रूर बचाऊंगा। सोचा कि मैं अपनी बेटी को आराम से यहाँ से निकलवा कर हमेशा के लिए कहीं गायब हो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को बचाने तक तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था। मुझे इस दरिंदे को ही ख़त्म करना था, क्योंकि आज मेरी तो कल किसी और की बेटी इसके हाथ लग सकती थी। मुझे कहीं खोया हुआ देखकर सेठ साहब ने कहा कि क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो? घर में तो सब ठीक है ना? पैसे चाहिए तो ये लो। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने उन पैसों की तरफ देखा। इन्हीं पैसों को देखकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मैंने आव देखा नैताब और उनकी तरफ बंदूक चला दी। मैंने आज एक और दरिंदे को ख़त्म कर दिया, उसे बहुत आसान मौत दे दी। मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ गया अपनी सुनीता को बचाने के लिए। वो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान हो गया। मेरी बेटी उसी कमरे में थी, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी, क्योंकि शायद ये दरिंदा उसकी इज्जत लूट चुका था। मैंने उसे आखिरी बार देखा तो वो मेरी तरफ देख रही थी। रात के वक्त जब मुझे नज़र आई थी तब की बात है। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो चिल्लाई नहीं थी, क्योंकि उसने मुंह बंद किया गया था कि अगर तुम बोली तो तुम्हारे बाप को जान से मार देंगे। अपनी बेटी की लाश को गले से लगाकर मैं बहुत रोया। उसे वहाँ से लेके आया। अपनी बेटी का कफन दफन करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और हमेशा के लिए मैंने शहर छोड़ दिया। मैं वापस अपने गांव में आ गया, जहां मैं रहता था, जहां मेरी शादी हुई थी, जहां मुझे मेरी बीवी मिली थी। अपनी बेटियों को उनकी नाना नानी के पास छोड़ा। जब उनको सुनीता के बारे में बताया तो वो भी बहुत उदास थे। रोज़ अपनी बेटी के लिए मैं रोता था, याद करता था। उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने से नहीं जाती थी। मैं अपने आप को गैर जिम्मेदार समझता था, क्योंकि मैं खामोश रहा, क्यों मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद शेर साहब के बारे में अखबार में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा। पता चला कि वो यह काम इंटरनेशनल करता था। वो एक बहुत ही गंदा इंसान था और उसके पीछे बहुत सी एजेंसियां भी पड़ी हुई थी। उसके साथ ही रमेश भी यह काम करता था। उसने बयान दिया कि ये सब झूठ था, हम किसी लड़की की शादी नहीं करते थे। शेर साहब पहले 1 महीने तक उनको अपने घर में रखते थे और जब उनका दिल भर जाता तो फिर उसको किसी बाजार में बेच देते थे। मैंने बहुत अच्छा किया जो उस दरिंदे का तमाम काम कर दिया। मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं हो सकता है कि कभी पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाए तो मैं उनको भी सब कुछ बता दूंगा कि हाँ, मैंने ही उसको ख़त्म किया। मैं वहाँ से कभी भी ना भागता, लेकिन अपनी 2 बच्चियों का भी मुझे ख्याल करना था। भगवान मेरी सुनीता को स्वर्ग में जगह दे। उसका सपना था कि उसकी दोनों बहनें पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बने, और अब यही मेरा सपना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।